हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 हिंदी का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हो कि रस, छंद और अलंकार, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में सीधे 6 नंबर का आता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार, यानी कि टोटल आपसे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा 2022 को देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को करना क्या है, लाइक करना है और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से एंड तक देखना है। अगर आप वाकई में रस, छंद और अलंकार को रटना नहीं समझना चाहते हैं तो आप बहुत से वीडियो देखे होंगे रटने वाली, लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रस, छंद और अलंकार को इतनी आसानी से बता दूंगा कि आप 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे। पेपर में आसानी से करेंगे और आपके 6 के 6 नंबर यहाँ पे पूरे के पूरे मिलेंगे, ये मेरा दावा है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखो। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो को एक बार लाइक कर दो। उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर देख लो, ये बोर्ड का पेपर है, ठीक ना। और इस पेपर में आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, सबसे पहले ये आप समझ लो कि हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्टीकरण लिखिए। 2 नंबर का अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्टीकरण कीजिए। यह भी आपका 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोला अथवा सोरठा परिभाषा उदाहरण स्पष्टीकरण लिखिए। तीनों आपके 6 नंबर के। और ये जो क्वेश्चन है केवल 12 में ही नहीं आता है, ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कक्षा 10 के बच्चों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कक्षा 10 के बच्चे भी इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, ठीक ना। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि रस क्या होता है, फिर छंद क्या होता है, फिर अलंकार क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या क्या बन सकता है। सारी चीज़ों के डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर समझते हैं, ठीक। एक मेरे पास छोटी सी बुक है, इसके पहले तो सबसे पहले हम समझेंगे रस के बारे में, ठीक। उसके बाद हम छंद, उसके बाद हम अलंकार को देखेंगे, ठीक। तो रस क्या है, रस मेनली आपको 5 तरीके का रस पढ़ना है। सबसे जो पहला आता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, श्रृंगार रस। देख सकते हो कई सालों से लगातार आ रहा है। श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है, तो सहृदय नायक या नायिका के चित्त मन में रति नामक अस्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इस रस के 2 भेद होते हैं। कौन सा, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग, जिन्हें क्रमशः संभोग और, ठीक ना, प्रलब्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। इस तरीके से तो देखो, कोई भी व्यक्ति अगर सजता हुआ संवरता है तो वहाँ उस व्यक्ति के रूप को देखकर जो भी हमारे मन में भाव अनुभाव आते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, श्रृंगार रस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक ना। A to Z समझो पहले कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बीरस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। देखो जो यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर प्रसाद हैं वो मौसम के बारे में, ठीक ना, जो हमारी सुहावनी मौसम है उसको यहाँ पे बखान किए हुए हैं किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर के, ठीक। अब यहाँ पे इसका पढ़ोगे तो इसका यहाँ पे सेम टू सेम चीज़ों को बताया गया है, ठीक ना, किसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये इसका अर्थ लिख देना है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिख देना है, बस हो गया श्रृंगार रस। इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। अब चलो वियोग रस समझते हैं। वियोग मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, फिर बिछड़ जाता है, फिर उसको देख करके जो आपके मन में भाव अनुभव उत्पन्न होता है उसको हम वियोग रस बोलते हैं। लिखो कैसे, तो जिस रचना में नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव होता है, अभाव मतलब मिल नहीं पाते हैं, विरह का वर्णन होता है, ठीक, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे वियोग यानी कि श्रृंगार रस होता है। समझ गए ना, इतनी चीज़ें। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखोगे, समझ गए कि नहीं समझ गए। वियोग का मतलब कि इंसान एक दूसरे इंसान से मिल नहीं पाता है, विरह में तड़पता हुआ है, ठीक ना। तो मेरे प्यारे
नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेश। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। देखिए ये जो राधा है ना, ठीक है, कृष्ण के प्रेम में, प्रेम के वियोग में है। श्याम जी चले गए हैं और वो बोलती है कि मेरा संदेश भी वो नहीं भेजते हैं और ना ही सुनते हैं, और कोई भेजने वाला भी नहीं है। इस तरीके से तो जहाँ पे व्यक्ति के मिलन का अभाव हो, विरह का वर्णन हो, वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। समझ गए ना। चलिए अब वीर रस समझते हैं। वीर रस, वीरों की शक्ति जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हम जो भी चीज़ों का वर्णन करेंगे वो हमारी वीर रस में आएंगी। समझिए, उत्साह की अभिव्यक्ति जीवन के कई क्षेत्रों में होती है। शास्त्रकारों ने मुख्य रूप से ऐसे 4 क्षेत्रों में उल्लेख किया है: युद्ध, धर्म, दया और दान। कोई व्यक्ति युद्ध में अगर लड़ रहा है तो उसको देख करके आप वीर रस उत्पन्न होगा। जैसे आप गाना सुने हो, कर हर मैदान फतेह, वो वीर रस में ही आएगा। धर्म के नाम पे, दया के नाम पे, दान के नाम पे, सब क्या है, वीर रस में आएंगे। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बनेगा, आपको एग्जाम्पल लिखना बहुत ही ज़रूरी है कि साजी चतुरंग सैन्य अंग मैं उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नागरन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। अब इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे चीज़ों के बारे में बताया गया है। इतनी चीज़ें ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए अब हम समझते हैं करुण रस क्या होता है। बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने की से करुण रस उत्पन्न होता है। प्रेमी मतलब समझते ही हो आप लोग, बहुत चालाक हो, ठीक ना। तो जब कोई बिछड़ता है उसको देख करके उसके वियोग में जो भी हमारे अंदर एहसास होता है उसे हम करुण रस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या के घन अलकों में। इस तरीके से याद रखना है। हास्य रस क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के वेशभूषा को देखकर आपके मन में जो भी उत्साह उत्पन्न होते हैं उसे हास्य रस के नाम से जानते हैं। अपने अथवा पराये के परिधान, वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास्य नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण होता है। मैंने बताया कि किसी भी व्यक्ति का वेशभूषा, ड्रेस देखकर, उसके आवाज़ को सुन करके, उसके क्रियाकलाप को देख करके जो आपको हास्य उत्पन्न होता है, हंसी आती है, उसे हम हास्य रस के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहूँ, बिन पद कर को बहु पद बाहूँ। इस तरीके से आपको याद रखना है। समझ गए ना पूरा का पूरा यहाँ पर रस, ठीक। चलिए अब हम समझेंगे एक और आपका रस का प्रकार है, उसके बाद हम अलंकार को समझेंगे। अलंकार बहुत ही आसान है। शांत रस क्या होता है, संसार की निसारता और इसकी वस्तुओं की नश्वरता की अनुभव करने से ही चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है। वैरागी बन जाना, तो वहाँ पे शांत रस हो जाएगा। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेना, ठीक ना। 2 लाइन भी लिख दोगे तो आपका यहाँ पे एग्जामिनर नंबर दे देगा, ठीक। अब चलो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अलंकार। अलंकार क्या होता है, तो अलंकार मेनली 5-6 टाइप का होता है, ठीक ना। समझते हैं आराम से। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार जैसे ही आपको किसी भी औरत को सजने संवरने के लिए कपड़े, ठीक, परिधान या आहार की ज़रूरत होती है, वैसे ही शब्दों को सजाने के लिए, वाक्यों को सजाने के लिए शब्द की आवश्यकता होती है, उसे ही हम अलंकार बोलते हैं। तो अलंकार, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ड बार बार आएगा, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बेयारी। एक ही वर्ड की बार बार यहाँ पे रिपीटेड हो रहा है। यहाँ पे देखो क भ र घ म अक्षर बार बार आ रहे हैं, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अब यमक अलंकार क्या होगा समझ लो, आसान भाषा में बता रहा हूँ। जब एक ही वर्ड 2 या 2 से अधिक बार आता है, वहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। एक वर्ड होगा, इसमें शब्द आ रहा था, इसमें अब वर्ड आएगा। समझ रहे हैं ना। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद मिले। यहाँ पे देखो घटा 2 बार आया है, 2 बार से भी अधिक आएगा तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा।
अब श्लेष अलंकार क्या होता है, जब एक ही शब्द एक बार ही आए वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। एक भी वर्ड यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक ना, एक भी वर्ड रिपीट नहीं होगा वहाँ पे श्लेष अलंकार। एक वर्ड आएगा तो अनुप्रास, एक यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे देखो, एक ये पूरा वर्ड, ये आपका अक्षर, ये आपका वर्ड, समझना। तो श्लेष अलंकार क्या होगा, एक भी वर्ड एक दोबारा रिपीट नहीं होगा। अब रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय यानी कि जिसके लिए हम उपमा देते हैं, में उपमान मतलब उपमेय की जिसकी हम तुलना करते हैं का निषेध रहित आरोप हो, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल समझो, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट नलाज निशा अवलोकी, इस तरीके से। चलिए, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोहत ओढ़े पीतु पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैन पर आपतु परे प्रभात, ये इसका एग्जाम्पल बन गया। ठीक। अब उपमा अलंकार क्या होता है, उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। दोनों समान हो जाएंगे, उपमेय और उपमान दोनों समान हो जाएंगे। हरि पद कोमल कमल से, ठीक। उपमेय यहाँ पे हरि पद है, उपमान यहाँ पे कमल है, वाचक से है, और साधारण पद यहाँ पे कोमलता है। इस तरीके से इसका स्पष्टीकरण भी कर सकते हो। ठीक। अब चलिए हम समझते हैं छंद क्या होता है, ठीक ना। चलिए, छंद दो तीन टाइप का होता है, ठीक ना, इसको समझ लेते। चौपाई, फिर दोहा, फिर सोरठा। चौपाई को इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ठीक ना, वीडियो को बस खाली शुरू से एंड तक आपको देखना है। चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक, और जो दोहा होता है आपका अर्ध सममात्रिक छंद होता है। दोनों में डिफरेंस समझ जाओगे, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ोगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं। अंत में जगड़ इसको बोलते हैं, अथवा तगड़ इसको बोलते हैं, ठीक ना। तगड़ का चिन्ह और जगड़ का चिन्ह आप देख लो, का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो, जगड़ और तगड़ दोनों नहीं आएगा लास्ट में, अर्थात अंतिम 2 वर्ड गुरु लघु नहीं होने चाहिए, गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। ये इसका एग्जाम्पल है। बंदा गुरु पद पदम परागा, यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसको समझ लेना, ठीक। दोहा क्या होता है, दोहा एक सम अर्ध समात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। देखो, पहले में और तीसरे में, ये इसका तीसरा है, 13 मात्रा, और दूसरे का और चौथा में 11 मात्राएं होंगी। समझ रहे ना बात, इस तरीके से, यानी कि टोटल 24 मात्राएं होनी चाहिए। अब सोरठा क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा। तीनों यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, ठीक ना, समझ रहे हैं ना बात, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखो, कुंडलिया क्या होती है, तो यह एक विषम मात्रिक छंद होता है, इसमें 6 चरण होते हैं, 2 चरण नहीं 6 चरण होते हैं। दोहा के बाद एक रोला मिलाने पर कुंडलिया बन जाती है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके शब्द से छंद आरंभ होता है, उसी शब्द से इसका अंत भी हो जाता है, ठीक ना। इस तरीके से रोला का प्रथम चरण दोहा का चतुर्थ होकर आता है। ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसे याद कर लेना, ठीक। तो इस तरीके से आपको रस छंद अलंकार को 2-3 बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।